हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन में आगे। जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, और किस तरीके से कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब अपवर्तन होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वेग में परिवर्तन की वजह से होता है। और दूसरी चीज़ उसकी वजह से उसका जो वास्तविक पथ है वो उससे विचलित हो जाती है, बदल जाती है। आज वो सारा हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो हेडिंग लगाइए शाबाश कि विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम, देखते हैं विरल माध्यम क्या होता है। ऐसा माध्यम, देखिए, जब विरल और सघन को डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है ना, तब वो कैसे बताया जाता है, तब हम दूसरे माध्यम के अपेक्षा उसको कंपेयर करते हैं। जैसे एक माध्यम है, दूसरे माध्यम के साथ कंपेयर करके देखा जाएगा कि वो विरल है या सघन है। क्योंकि एक माध्यम एक ही समय पर दोनों गुण प्रदर्शित कर रहा होता है, वो विरल भी हो सकता है और वो सघन भी हो सकता है। अब देखिए विरल माध्यम क्या होता है। ऐसा माध्यम जो दूसरे माध्यम के मुकाबले क्या हो, हल्का हो, यानी कि भारी ना हो, और जिसमें प्रकाश की जो गति है, जो प्रकाश की जो चाल है, वो क्या हो, तेज हो। तो हम बताएंगे वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा, की अपेक्षा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। आया समझ में कि एक ऐसा माध्यम जो दूसरे माध्यम की अपेक्षा हल्का होगा और उसमें प्रकाश की जो चाल है वो तेज होगी, दूसरे माध्यम के मुकाबले क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। दूसरा हम बताते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम, यह माध्यम भारी होता है, दूसरे जो हमारे माध्यम होंगे उनके मुकाबले क्या होगा, भारी होगा। तो देखिए सघन माध्यम को कैसे बताएंगे, देखिए शाबाश, हम बताएंगे वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते, आया समझ में कि एक ऐसा माध्यम जो दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज्यादा गाढ़ा होगा, यानी उसमें प्रकाश की गति, अगर जो चाल है वो अगर कम है तो दूसरा विरल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सघन। और जिस माध्यम में दूसरे माध्यम की अपेक्षा जो प्रकाश की चाल है वो ज्यादा है तो दूसरा हो जाएगा सघन और वो हो जाएगा विरल। तो ये होते हैं विरल और सघन माध्यम। अब चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि कैसे बताया जाए कि एक ही माध्यम विरल भी हो सकता है और वही माध्यम हमारा सघन हो। देखिए शाबाश, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको माध्यम लिख रहा हूँ जो अलग अलग हैं, क्योंकि माध्यम आपके कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। लेकिन अब देखते हैं, गैस, द्रव, ठोस और एक होता है निर्वात। अब इनकी बात करते हैं। जैसे मान लिया निर्वात, तो निर्वात ही होता है। गैस में हमने कोई भी मान लिया, गैस मान ली कोई भी सीधी। द्रव में हमने जल ले लिया। ठोस में हमने कांच को मान लिया।
ठीक है, ऐसे हमने इनको मान लिया। अब ध्यान से देखिए कि जो गैस होगी वो निर्वात से थोड़ी सी ज्यादा भारी होगी, यानी गाढ़ी होगी। उसमें प्रकाश की जो गति है वो क्या, जो चाल है वो क्या होगी, कम होगी निर्वात से। उसके मुकाबले जब जल को देखा जाएगा, जल में और कम हो जाएगी, जब कांच में देखा जाएगा और कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल बदल रही है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो गैस है वो निर्वात और द्रव यानी जल दोनों के बीच में है। जल उससे ज्यादा भारी है, उसमें प्रकाश की चाल कम है, जिसमें कम होती थी, तो ये कार्य करेगा सघन की तरह। कि जो ये है ये सघन है, किससे, गैस से। हम देख रहे हैं जल को देख रहे हैं गैस से सघन है, लेकिन यही जल जब कांच के मुकाबले देखा जाएगा तो ये क्या होगा, विरल होगा। क्योंकि जो कांच है उसके मुकाबले जो हमारा जल है वो क्या है, कम हल्का है, उसमें जो प्रकाश की गति है वो कम है। इसके मुकाबले देख लीजिए गैस और कांच को देख लीजिए कि गैस निर्वात से तो ज्यादा भारी है, जिसमें प्रकाश की जो चाल है वो कम है निर्वात के मुकाबले, लेकिन किससे ज्यादा है, कांच से ज्यादा है। कांच से वो कम हल्का है, इसलिए उसमें चाल ज्यादा है। तो ये जो गैस है कांच के मुकाबले क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो चुकी है विरल, क्योंकि यहाँ पर विरल हो जाएगा, ये हल्की हो गई। लेकिन इसके मुकाबले देखेंगे तो गैस हो जाएगी सघन। तो दोनों ही गुण गैस के ही हैं, एक बार ये विरल का कार्य कर रही है, एक बार ये सघन का कार्य कर रही है। डिपेंड करता है कि आप किस माध्यम के साथ उसकी अपेक्षा, किस माध्यम के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, किसकी अपेक्षा आप उसको देख रहे हैं। आया समझ में? तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, शाबाश, बात करेंगे N12 के बारे में। आपने N12 को पढ़ा था, शाबाश, बताइए क्या था N12। N12 को हमने कुछ ऐसे लिखा था कि माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष, कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा था। और जिसको हमने लिखा था कि जो लास्ट में जो पहले लिखा होता वो नीचे, यानी V1 नीचे हो गया उसमें चाल, और जो दूसरा माध्यम जो बाद में माध्यम लिखा जाएगा उसमें जो चाल है वो ऊपर, वो हो गया V1। फिर हमने देखा N21 को क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष। क्या हो जाएगा, पहले जो लिखा था वो नीचे बताया ना मैंने, तो उसमें जो चाल है वो नीचे V2, और ये हो जाएगा V1 ऊपर। सॉरी, यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 पहले है 2 बाद में, तो 1 वाला नीचे 2 वाला ऊपर, और इसमें 2 पहले है 1 बाद में है, तो 2 वाला नीचे और 1 वाला ऊपर हो गया। उसके बाद हमने कुछ ऐसा भी देखा था जिसको हमने सिर्फ N1 से लिखा था, और N1 में मैंने आपको बताया था कि आगे अगर कुछ नहीं है तो वो कंपैरिजन हो रहा है निर्वात के साथ। किसके साथ, निर्वात के साथ हो रहा है। तो हम लिखेंगे माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। और उसमें हमने कुछ ऐसे लिखा था कि जो निर्वात होगा बाद में लिखा जाएगा, 1 पहले है तो जो पहले है उसमें चाल नीचे, जो बाद में लिखा गया उसमें ऊपर, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है C से लिखा जाती है, शाबाश। फिर हमने देखा N2 को हमने बताया इसमें पीछे कुछ नहीं है, तो हमने सिर्फ डैश देखा था, और इसको लिखा गया माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। और जिसको मैंने क्या लिखा, पहले वाला नीचे तो V2 हो गया नीचे, और उसके बाद निर्वात आएगा तो निर्वात में चाल होती है C। ये चारों चीजें हमने देखी थी।
और इन दोनों को मैंने आपको ये भी बताया था क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक को बोला जाएगा माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक और N2 को बोला जाएगा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, सिर्फ मैंने आपको रिवाइज करवाई है। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था N1 को किससे लिखते हैं, ध्यान से देखिए, C/V1 से। N2 को लिखते हैं हम C/V2 से। और मैं निकाल रहा हूँ N1/N2। मैं N1 को N2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो N1 की वैल्यू क्या है, C/V1 है। N2 की वैल्यू क्या है, C/V2 है। और मैंने आपको बताया था C से C कैंसिल हो जाएगा, पलटकर V2 ऊपर आ जाएगा, V1 नीचे। और V2 ऊपर V1 नीचे, याद कीजिए क्या है V2 ऊपर V1 नीचे, N12। तो हम इसको लिख सकते हैं N12। फिर हमने देखा अगर मैं डिवाइड करूं N2/N1 तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, C/V2 ऊपर, C/V1 नीचे। और C से C कैंसल, V1 ऊपर आ जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। और V1/V2 देखिए क्या है, V1/V2 N21 के बराबर है। तो ये हो गया N21। ये हमने सारा कुछ अच्छे से देखा था, शाबाश। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा N1 है वो हमारा बराबर है C/V1 के, जो हमने देख लिया है। N1 बराबर है C/V1 के। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं N बराबर है C/V2 के। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस क्या है। इसका मतलब N1 और V1 दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने दो चीजें बताई थी आपको। समानुपाती होता है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने होंगे। व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब अगर N1 क्या हो जाए हमारा कम, या V1 कम हो जाए। अब देखिए V1 क्या है, प्रकाश की चाल। अगर V1, यहाँ पे तो C के मुकाबले देख रखा है, लेकिन हम आगे देखेंगे। अगर V1 क्या है, ज्यादा है। अगर V1 मान लीजिए V1 क्या है, कम है, V1 क्या है, कम, तो N1 क्या होगा, ज्यादा। जाहिर सी बात है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। V1 कम हुआ तो N1 ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, V1 क्या है, किसी एक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अगर कम होगी तो उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसको बोला जाता है सघन माध्यम। अब ये भी हमने देखा था, प्रकाश की चाल क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। यहाँ एक में ही लिख सकते हैं, आगे हम कंपैरिजन में लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर V2 ज्यादा हो जाए या V2 भी कम हो जाए तो यहाँ पर हमारा N2 जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब इसका मतलब समझिए क्या है कि जब माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल अगर कम है, माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल कम है, तो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा होगा। उल्टा कर सकते हैं हम यहाँ से, यदि V1 क्या हो जाए आपका, ज्यादा हो जाए, तो N1 क्या हो जाएगा आपका, कम। और यहाँ से भी V2 अगर ज्यादा तो N2 कम। बस आपको ये बात समझनी है कि उसकी चाल और उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के साथ वो किस तरीके से बदलता है। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है। अब हम बात करते हैं, आगे चलिए। अब हम बात करते हैं कि यदि N1 ज्यादा हो जाए N2 से, इसका मतलब देखते हैं क्या है। N1 ज्यादा N2 से। अब N1 ज्यादा तो V1 कम होगा। तो इसमें जो देखिए N1 N2 माना किस हो गया, मान लिया ये पहला माध्यम है, माध्यम 1, ठीक है। यहाँ पर माध्यम 2 है, इसमें प्रकाश की चाल V1 है, इसमें प्रकाश की चाल V2 है। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, इसका N2 है। तो समझिएगा, देखो N1 अगर कम है, ज्यादा है N2 से, N1 ज्यादा है N2 से, तो V के साथ क्या होगा वो देखते हैं, चाल के साथ क्या होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो सघन से विरल में गई है या विरल से सघन में गई है। तो N1 अगर ज्यादा
तो V1 हमने अभी अभी देखा, V1 क्या होगा, कम, तो V1 कम, कम के लिए ये निशान लग गया। N2 कम है, यहाँ पर हमें दिख रहा है N2 कम है, तो V2 क्या होगा, ज्यादा, यानी उसमें जो चाल होगी V2 वो क्या होगी, ज्यादा, हमें दिख गया। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर अगर क्या हो, N1 अगर हमारा ज्यादा है N2 से, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा है दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक से, तो पहले माध्यम में चाल कम होगी दूसरे माध्यम से, इसमें हमारी चाल कम हो जाएगी प्रकाश की, और इसमें क्या होगी, ज्यादा, ये V के साथ कार्य होगा। और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वो क्या होता है, विरल, और जिसमें ज्यादा हो तो क्या होता है, सघन। तो यहाँ पर V1 कम है, V1 कम है तो यानी सघन, तो N1 किसके लिए आया, सघन के लिए, ये बात अपने ध्यान रखनी। अगर N1 ज्यादा है तो N1 क्या है, सघन है, और N2 कम है तो N2 क्या होगा, विरल हो गया, बस बात खत्म। N2 कम तो विरल। कई बार आपको कंफ्यूजन रहेगी कि सर आपने हल्के में तो ये बताया था कोई चीज ज्यादा होती है, वो होती थी हमारी स्पीड, यानी कि चाल, प्रकाश की चाल, लेकिन N2 क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो वो क्या होगा, हमारा विरल होगा। आया समझ में? उल्टा करके देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर N1 कम हो जाए N2 से तो V1 ज्यादा हो जाएगा V2 से, अभी अभी हमने देखा। और V1 ज्यादा किस में होता है, विरल में, तो N1 कम है तो यानी ये क्या हो गया, विरल के लिए। और अब N2 किसके लिए हो गया, सघन के लिए। ये मत देखिएगा कि 2 सघन के लिए है, 1 विरल के लिए है, वगैरह वगैरह, क्योंकि कई बार हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे कि क्या पता हम पहले ही माध्यम को विरल मान ले दूसरे को सघन माने, या पहले को सघन मान ले और दूसरे को विरल मान ले। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता। देखना सिर्फ ये है कि वो कम कौन है और ज्यादा कौन है, और कम है तो उसमें ज्यादा हो जाएगी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ज्यादा तो अपने आप वो विरल हो गया, बात खत्म हुई। समझ में आया? तो ऐसे हमें इसको बिल्कुल ज्वाइंट से याद रखना है अच्छे से। अब हम देखते हैं कि प्रकाश की जो किरण है वो किस तरीके से बदलती है। शाबाश, देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये मान लिया हमारी कोई भी सतह है जिसके ऊपर प्रकाश की किरण क्या करेगी, जो क्या नाम है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, और फिर वो अपने माध्यम में मुड़ जाएगी। अब देखिए, शाबाश, हम ऊपर वाले को लिखते हैं माध्यम 1 से, ये मैंने मान लिया माध्यम 1, और ये हमारा हो गया माध्यम 2, और यहां पर हमारा माध्यम 1, माध्यम 2। ठीक है, अब हम यहां पर एक माध्यम को मान रहे हैं विरल। क्या मान रहे हैं, विरल। और विरल का मैंने उदाहरण ले लिया, जैसे हवा, की हवा है ऊपर वाले माध्यम में। नीचे वाले माध्यम में मान लिया ये है सघन, और इसमें उदाहरण ले लिया मैंने कांच, की हवा से कांच की तरफ। और यहां पर मैंने पहले इसको मान लिया सघन, जो क्या ले लिया हमने, कांच का उदाहरण ले लिया, और ये मान लिया विरल, जिसमें उदाहरण ले लिया हवा का। तो एक तो वो केस है आपका जिसमें फर्स्ट केस, और ये आपका सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जब आपकी प्रकाश किरण आएगी वो आएगी माध्यम 1 से दूसरे में, लेकिन कहाँ से कहाँ, विरल से सघन में, और यहाँ से आएगी सघन से विरल में, दोनों में ही देखते हैं। मान लिया ये वो प्रकाश की किरण थी जो आई, और ये जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी ऐसे, ये इसका वास्तविक पथ था। ठीक है, यहाँ पर आकर टकरा जाती है, और इससे आगे का जो रास्ता है वो मैंने डॉट से दिखा दिया कि यहाँ से सिर्फ जानी चाहिए थी, गई नहीं है। दूसरा यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक किरण आएगी, टकराएगी, और उसका जो वास्तविक पथ है वो ऐसा दिखाई देगा जो सीधा जाना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। और आपको पता ही होगा
यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक अभिलंब होगा, यहाँ पर एक अभिलंब होता है और यहाँ भी क्या होगा, अभिलंब होगा। थोड़ा सा इसको ये हमारा अभिलंब है, ये भी हमारा अभिलंब है। ये हमारी आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपतित किरण। ये भी हमारी आपतित किरण कहलाएगी। जगह कम है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, साफ साफ लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर मान लिया पहले माध्यम के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो v1 है, इसमें v2 है। इसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और इसका n2 है। यहाँ भी सेम v1 और n1 और यहाँ पे v2 और, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारी किरण आ रही है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होगी, यानी v1 ज्यादा होगा किससे, v2 से। वो हमने देख ही लिया था, क्योंकि विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा है, क्योंकि हल्का है तो प्रकाश की चाल ज्यादा है, और दूसरे सघन की जो कांच की है वो कम है, यानी ये हो गया। और इसका उल्टा क्या होता था, n1 n2, तो n1 हो जाएगा कम किससे, n2 से। उल्टा चला जाएगा ना हमारा साइन। और यहाँ से हमें ये दो चीजें ही ध्यान में रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ क्या होगा, ऊपर वाला सघन है तो चाल क्या होगी, कम होगी विरल के मुकाबले, तो चाल हो गई v1 में कम v2 के मुकाबले। इसका उल्टा है बिल्कुल। और अगर v1 कम है तो इसका जो पहले माध्यम में चाल अगर कम है तो पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा, तो n1 ज्यादा हुआ n2 से। ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है अच्छे से। अब इन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे, इन्हीं को हमें देखना है। अब देखिए, आपने स्नेल्स का नियम पढ़ा था, याद है, का नियम क्या था, बताइए क्या था शहबाज। ये नियम कहता था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा किसी भी एक अपवर्तनांक के, और अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, या तो 2 1 लिखते हैं या 1 2 लिखते हैं। हमने लिख दिया, मान लिया 2 1 से। और यहाँ भी क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा n 2 1 से, दोनों में से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब आई की वैल्यू बढ़ती है साइन आई में, क्योंकि आई एंगल होता है, कोण होता है, और वो कौन बनाती है, वो हमारी आपतित किरण बनाती है अभिलंब के साथ, ये बनाया हुआ है जैसे, ठीक है। अगर ये बढ़ता है तो साइन आई की वैल्यू भी बढ़ती है, पूरे साइन आई की वैल्यू। आई कम होता है तो साइन आई कम होता है, तो यानी साइन आई को हमने लगभग आई ही लिख दिया और साइन आर को लिख दिया आर एक बार के लिए। n21 को देखिए आप क्या लिखते थे, n21 आपने लिखा था, ऊपर चलिए हमने देखा था, n21 को हमने लिखा था n2 अपॉन n1, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1, हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1। तो क्या होगा, ये हो गया n2 अपॉन n1 के, और यहाँ भी इसको i और r लिख दिया और n2 अपॉन n1 लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, दोनों में कंपैरिजन करते हैं तभी आपको पता चलेगा क्या हुआ। यहाँ आपको दिख रहा है n1 कम है n2 से, n1 कम है, सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, n1 कम है, n1 हुआ कम। तो इसके व्युत्क्रमण कर्मानुपाती कौन है, यानी इससे उल्टा, इसके सामने r है, ये तो समानुपाती हो गया, इसका उल्टा है i, ये नीचे है तो वो ऊपर है, तो i क्या होगा, अगर ये कम है तो i हो गया ज्यादा, और r इसके सामने है तो ये कम है तो r भी क्या होगा, कम। यानी i ज्यादा r कम, i ज्यादा r कम, i तो हो गया हमारा ज्यादा और r हो गया हमारा कम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपतन कोण है वो जो हमारा अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। i बड़ा हो गया r से। अब देखिए i बड़ा हो गया r से तो क्या होगा,
ये आई है, यहाँ पर आर होगा। आर क्या होगा? जब वो अपवर्तित किरण किसके साथ कोण बनाएगी? अभिलंब के साथ। अब आर कम हुआ, कम होने का मतलब ऐसे हमारा क्या था? अभिलंब था। यहाँ से हमारी वो किरण आती है, आएगी तो यहाँ से अंदर से गुजर जाएगी, जानी चाहिए थी ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे, लेकिन वो कम हो गया अभिलंब के साथ। जब ये कोण बनता था, अगर दूसरी तरफ चली जाती तो ज्यादा हो गया, इसी की तरफ आ गया तो कम हो गया। और इसने यही बोला है कि आई तो ज्यादा है लेकिन आर हो गया कम। तो आर अगर कम हो गया तो इसमें जो हमारी ये किरण आएगी, ये हमारी अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारा ये कोण बनेगा आर, ये आर कोण बना, और आर कम है क्योंकि जाना यहाँ तक चाहिए था, या तो दूसरी तरफ आर कम हो गया और आई ज्यादा हो गया। तो यानी इसमें जो हमारी अपवर्तित किरण है, कौन सी किरण है ये? अपवर्तित किरण क्या हुई? अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अपवर्तित किरण क्या हुई? अभिलंब की तरफ मुड़ गई। कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगले पे चलिए, क्योंकि अभी रिलेट कर सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने देखा N1 N2 को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N1 ज्यादा है N2 से। एक को ही देखना है सिर्फ, N1 ज्यादा है N2 से। अगर N1 ज्यादा है, N1 ज्यादा, तो देखिए ये रहा N1, N1 हुआ ज्यादा, N1 ज्यादा तो I इसके व्युत्क्रमानुपाती है कम, और R इसके समानुपाती है, ये भी ज्यादा। क्योंकि N1 के R तो सामने ही है, नीचे ही है सामने। ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि नीचे है वही व्युत्क्रमानुपाती है। एक नीचे है तो दूसरा उससे अपोजिट ऊपर होना चाहिए। N1 नीचे था तो I ऊपर था, इसलिए ये ज्यादा हुआ और ये कम। N1 भी नीचे, R भी नीचे, दोनों ही नीचे, तो दोनों समानुपाती। N1 ज्यादा तो R भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन बनी कि I तो हुआ कम लेकिन R हुआ ज्यादा। अब R ज्यादा, I हमें कम ही है, I तो बन चुका है, अब R को बनाना है, R हुआ ज्यादा। अब R को ज्यादा कीजिए। ज्यादा कब होगा? जब ये किरण अपने इस वास्तविक पथ से दूर मुड़ जाएगी, क्योंकि जब ये उसकी तरफ मुड़ी तो R कम हो गया, दूर की तरफ से जाएगी तो क्या होगा? R ज्यादा हो जाएगा। ये हमारी उस तरफ से चली जाएगी और ये वो हमारा R कोण बनेगा जो क्या हो गया? ज्यादा। अब यहां से हमें दो चीजें देखने को मिली, आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये केस था पहला, जिसमें किरण आ रही है कहां से कहां? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। यहां दूसरे केस में आ रही है सघन माध्यम से विरल में। तो आपको मैं एक लाइन बताता हूं, आप उसको नोट कीजिए कि जब कोई भी प्रकाश किरण, जब कोई भी प्रकाश किरण कहां से आएगी? ध्यान से सुनिए, कहां से आई? विरल से सघन में आती है। जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। कोई भी प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण जो है हमारी, किसी भी अपवर्तन में अपवर्तित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, जो हमारी प्रकाश किरण है। और यहाँ पर दूसरे केस में जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर की तरफ चली जाती है। यही हमने देखना था, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसको जल्दी से रिपीट करूंगा। पहले आप इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे बने हैं, जो सारा कुछ हमने कार्य किया है किन पॉइंटों के लिए, उन पॉइंटों को देख लीजिए। पहला पॉइंट, विरल माध्यम के लिए, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, समझ जाओगे, विरल से कहाँ गई? सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, कहां से कहां? सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से, अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाती है, दूर की तरफ मुड़ जाती है। समझ में आया कि जब विरल से सघन में गई, हल्के से भारी में गई, तब तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ गई।
अभिलंब की तरफ, और जब वो भारी से हल्के में आई तब क्या हुआ, वो वापिस किस में मुड़ गई, अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गई। अब इसको अच्छे से देख लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा है, क्योंकि आज के लेक्चर में जो जो हमने पढ़ा है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। विरल माध्यम को हम बताते हैं ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की जो गति है, जो प्रकाश की जो चाल है, वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपेक्षा क्या हो, दूसरे माध्यम की अपेक्षा अगर ज़्यादा है तो वो विरल है, और जिसमें दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश की चाल कम है तो वो सघन है। फिर हमने देखा कि निर्वात, गैस, द्रव, ठोस, उनके एग्जाम्पल के साथ कि एक ही तरह का आपका कोई भी माध्यम दो तरह के गुण शो कर सकता है, वो विरल भी हो सकता है एक समय पे और सघन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आप किस माध्यम के साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हो, किसके साथ आप उसको, किसके साथ अपेक्षा कर रहे हो उसकी। फिर हमने देखा N12 क्या होता है, N21 क्या होता है, N1 को क्या बोलते हैं और N2 को क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने N1 N2 को डिवाइड किया तो हमारा बना N12, और N2 अपॉन N1 किया तो हमारा बना N21। और यहाँ से हमने एक गजब का फॉर्मूला याद किया इनसे कि यदि क्या हो, V1 ज्यादा हो जाए, और V1 ज्यादा होगा विरल में, V1 ज्यादा होगा विरल में, क्योंकि V1 ज्यादा किस में है, विरल में। अगर V1 ज्यादा हो जाए तो N1 क्या हो जाएगा, कम, और V1 ज्यादा है तो मतलब क्या है कि वो विरल, V1 ज्यादा है तो विरल माध्यम है, और N1 कम है तब भी क्या है, विरल माध्यम। यानी V1 ज्यादा और N1 कम होने का जो साइन है, जो क्या बताता है आपको, विरल माध्यम के बारे में बताता है। दूसरी चीज, अगर वो V2 है, मान लिया कोई भी, अगर प्रकाश की गति आपकी जो V से लिखी गई V2 V1 से, वो अगर क्या है, वो अगर आपकी कम है तो N1 क्या होगा, यहाँ जो N2 होगा वो ज्यादा होगा, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और ये किस में होता है आपका, सघन माध्यम में। तो यहाँ पर जब हमने कंपैरिजन किया N1 बड़ा है N2 से, तो इसका मतलब हुआ N1 मतलब माध्यम 1 में, और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को लिखा V1 से, तो V1 क्या है, V1 कम है, V1 क्या है, कम है, V1 कम है तो प्रकाश की चाल कम है, वो सघन हुआ। V1 कम तो N1 ज्यादा, तो यानी V1 और N1 के लिए हमने देखा N1 वहां अगर ज्यादा है N2 से तो N1 सघन है, N2 क्या है, विरल है। जो ज्यादा वो सघन, जो कम वो विरल, N के केस में 1 2 किसी को लगाइए। V के केस में जो ज्यादा वो विरल, जो कम वो सघन, ये एक दूसरे से उल्टे हैं। फिर हमने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो हम कुछ दो केस लेते हैं, या तो वो विरल से सघन में आएगी या सघन से विरल में आएगी। जब विरल से सघन में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्यों मुड़ जाती है वो सारा कुछ हमने देख लिया है। यहाँ पे आपने N1 छोटा है N2 से, ये देखना है किसके साथ कंपैरिजन करोगे, आप स्नेल्स लॉ के साथ कंपैरिजन करते हो। N1 हमारा हुआ कम तो यहाँ पर I हुआ ज्यादा, R हुआ कम, आर कम होने का मतलब वो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। यहाँ पर क्या हुआ, N1 हुआ ज्यादा, N1 क्या हुआ, ज्यादा हुआ, N1 ज्यादा हुआ, हमें V का कुछ नहीं लेना, सिर्फ N1 ज्यादा हुआ, N1 ज्यादा हुआ तो वो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर N1 ज्यादा तो R ज्यादा और I कम, R ज्यादा हुआ तो वो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ गया। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें ये नहीं पता रहता N1 और N2 में कब ज्यादा लिखना है कब कम लिखना है, विरल में ज्यादा कौन था और सघन में कौन था। दिमाग से सिर्फ एक ही कार्य करना है। क्या काम करोगे आप, जब विरल में लिखोगे तो आप देखिए चाल को, आपने विरल किस में लिया, पहले माध्यम को लिया विरल मान लीजिए, तो विरल में चाल क्या हुई, V1 हुई, V1 चाल हुई ज्यादा, क्योंकि विरल है, विरल में ज्यादा होगी अपने आप, विरल में ज्यादा तो V1 ज्यादा, V1 ज्यादा तो उसका N1 कम होगा। और दूसरे में अगर आप लेते हो कि वो माध्यम ले लिया आपने सघन, पहला माध्यम क्या ले लिया आपने, जैसे सेकंड केस का सघन ले लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सघन है तो V1 क्या होगी, कम होगी, पहले माध्यम की चाल, प्रकाश की जो चाल है वो कम होगी, वो कम तो N1 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका N1 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बस यही केस देखना था। तो होपफुली आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये लास्ट के 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।